बाबा को फिर से पैरोल दे दिया आपने 40 दिन की। बाबा के प्रति इतना प्रेम क्यों है सरकार को? चुनाव के टाइम ही जाके पूरा होता है तभी इनको पैरोल फरलो मिलती है। नहीं, ऐसा नहीं है। अब कौन सा चुनाव? का लोकसभा चुनाव हारने के बाद आपको लेकर कि आप कांग्रेस में दोबारा से वापसी कर सकते हैं विधानसभा चुनाव से पहले, कि हरियाणा में ब्राह्मण मुख्यमंत्री हो, आप खुद भी दावेदार थे, क्या वो फरसा अभी उठा हुआ है? दादा रामकुमार गौतम के साथ क्यों अभी तक आपके रिश्ते बिगड़े हुए हैं? कि कोई शर्त लगाने वाली बात थी? ऐसा शर्त लगा के गौतम जी ने ये काम कर दिया था। क्या कारण रहे रोहतक पार्लियामेंट चुनाव लूज करके इस बार? 2019 में आपने दीपेंद्र हुड्डा को हराया था। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस जो है एक नैरेटिव, झूठे नैरेटिव सेट करने की मास्टर है। पवित्र संविधान, उसको लेकर के तुम दिखा रहे हो कि भाई इसको बदल देंगे, इसको ऐसे कर देंगे। टूरिज्म के बहुत सारे स्पॉट्स हैं, रेस्ट हाउस हैं, अच्छे होटल्स भी हैं, उनमें से कुछ को लीज पे देने की बात चल रही है। जंगल सफारी भी प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वो इसको डेवलप करेंगे। आपस में मिल करके काम करके उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। बड़ा प्रोजेक्ट है। मतलब आप इस पे मोहर लगा रहे हैं इस बात पे? सामण के माँ तीज रंगीली, झूले कोई झुलावे जी, नई भोड़िया झूलन चाली, नई भोड़िया झूलन चाली, जोटे देन बुलावे गावे, नई तरज का गाना रे इस भारत में हरियाणा रे। नमस्कार, दैनिक ट्रिब्यून के आमना सामना कार्यक्रम में आज हम आपके सामने एक नए चेहरे के साथ हैं। ये हरियाणा की राजनीति का बड़ा नाम है, ब्राह्मण पॉलिटिक्स का भी एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं। एक रिकॉर्ड इनके नाम ये है कि इन्होंने हरियाणा की 3 पार्लियामेंट सीट से चुनाव जीता है। ऐसा ही रिकॉर्ड चौधरी भजनलाल जी के नाम भी है, लेकिन फ़र्क उसमें इतना है कि इन्होंने एक बार इंडिपेंडेंट चुनाव भी जीता है। हरियाणा में विधानसभा की 2 सीटों से भी ये इकट्ठा चुनाव लड़ चुके हैं। ब्राह्मण मुख्यमंत्री का क्लेम भी करते हैं और ब्राह्मण मुख्यमंत्री हरियाणा में हो, ऐसा इन्होंने एक मुहिम भी छेड़ी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अरविंद शर्मा की, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री। डॉक्टर साहब, आपका दैनिक ट्रिब्यून में स्वागत है। नमस्कार, राम राम। डॉक्टर साहब, पहले सवाल की शुरुआत ही मैं करता हूँ सोनीपत पार्लियामेंट से। पहला चुनाव था आपका, इंडिपेंडेंट लड़ा, क्या सोच के मैदान में कूदे थे? देखिए, 1996 में आप सबको पता होगा कि बाढ़ आई थी जी। तो उसमें मैंने बहुत काम किया। बाढ़ 95 में आई थी शायद। हाँ, 1996 में से, मतलब 95 जी। 95 के अगस्त सितंबर में बाढ़ आई थी और उस समय मैं पोस्टेड भी था सोनीपत में एज ए डेंटल सर्जन पोस्टेड था सिविल हॉस्पिटल में। और एक भाव हमेशा सेवा का रहा है जी, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी कबीरपंथी थे जी, संत पंडित जानकी प्रसाद जी, और उनसे ही, उनके देखते देखते ये पूरी फैमिली का भाव सेवा का भाव था, संस्कार सेवा के थे। जो बाढ़ आई तो उसमें लग गए सारे साथी मिलकर के। तो जो भी हमारे से बन सका उस बाढ़ में हमने लोगों की मदद की। और बाढ़ के बाद भी आप सबको पता है कि जब बाढ़ आ जाती है उसके बाद के जो इफ़ेक्ट्स हैं, जो दुष्प्रभाव हैं बाढ़ के बाद के, उसमें भी हमने डट कर के लोगों के साथ खड़ा होकर के काम किया। जैसे कोई गली खराब हो गई थी, कहीं पीने के पानी की समस्या आ गई थी, कहीं बिजली के खंभों की समस्या आ गई थी, तो तरह तरह की अलग अलग तरीके की जो समस्या, मतलब बाढ़ में आपने जो सेवा की, बहुत अच्छा काम किया, उसको आपने राजनीति के तौर पे बुनाया, ये कह सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। सेवा भाव मैं बता रहा हूँ, सेवा भाव शुरू से था और उसके चलते लोगों ने ये बात रखी कि जी आप चुनाव लड़ लो। लोगों ने बात रखी, मेरा चुनाव से कोई वो नहीं था, और बस वो माहौल ऐसा बन गया कि लोगों को लगा कि भी और राजनीति में और ज़्यादा अच्छे तरीके से समाज सेवा कर सकता है, ऐसा लोगों ने देखा और मैंने फिर चुनाव लड़ने का मन बनाया। लोग तो ये भी कहते हैं कि चंद्रा स्वामी ने आपका चुनाव लड़ा था, चंद्रा स्वामी का आशीर्वाद आपके साथ था। देखिए, लोगों को राजनीति में कुछ भी लोगों को कहने का हक है, ऐसा नहीं है। और विरोधी तो और एक कदम आगे बढ़ करके कुछ भी कह सकते हैं।
लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब चंद्रा स्वामी के साथ कोई संपर्क नहीं था? चंद्रा स्वामी से मेरा कोई संबंध नहीं था। नहीं तो मुझे उस समय में जो है चंद्रा स्वामी से अगर संबंध होता तो लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि उसके क्या कारनामे थे। ऐसा मेरा कोई संबंध नहीं था। लोगों ने बहुत झाड़ पछोड़ करके, ऐसा नहीं है। लोग बेशक से हमारे हरियाणा के लोग राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से बहुत जागरूक हैं जी। बहुत अच्छे तरीके से फैसला लेते हैं और लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से देख करके आशीर्वाद दिया। 36 बिरादरी ने आशीर्वाद दिया और मुझे निर्दलीय सांसद के तौर पर चुनाव मेरा हुआ। परिवार ने आपको पढ़ाया, डॉक्टर बनाया, आपने नौकरी भी की, प्रैक्टिस भी की, फिर अचानक से राजनीति, या फिर वही समाज सेवा? ये देखिए ऐसा है, देखो सुनो, ये भी सब लिखा। अगर हम सनातन को मानते हैं, इन चीज़ों को अगर हम मानते हैं, मैं कहता हूँ हर एक का भविष्य कोई लिखा होता है जी। उसको आपने शार्पन करना है। उसको हमने, हमारा क्या ले, हमारा समाज सेवा लिखी है, लोगों की सेवा लिखी है, 36 बिरादरी की सेवा लिखी है। तो उसी को आगे बढ़ाने के लिए ये राजनीतिक रास्ता खुल गया और बढ़ाया भी हमने, खूब बढ़िया तरीके से बढ़ाया। और ऐसा बढ़ाया कि जैसे आपने कहा कि अभी 3 जगह से हम सांसद बने जी। 3 जगह से, वो सेवा भाव ही था, वो पूरा सेवा भाव था। जो लोगों से अटैचमेंट, लोगों का प्यार, लोगों का आशीर्वाद, 36 बिरादरी का आशीर्वाद। आप देखेंगे जब सोनीपत से हमने चुनाव लड़ा तो हमारे जो दादाजी के अनुयायी थे, एक सेवा भाव के साथ साथ हमारे परिवार में जाति पाति का कोई स्थान नहीं जी। मेरे परिवार में। हमारे दादाजी गरीब से गरीब के घर में एक तारे वाला सत्संग करते थे, शब्द कीर्तन जिसको बोलते हैं, शब्द वाणियों का, और एक तारे वाला, उसमें गरीब से गरीब। और जब हमने चुनाव जब लड़ा 1996 का, तो हर एक जाति के, रविदासिया समाज भी, डीएससी समाज भी, आप देखेंगे मतलब किसी भी जाति से, कोई जनरल जाति के गरीब थे, सारे मिलकर के, किसानों ने, गरीब, खेती और मजदूर, दलित, बैकवर्ड, सभी ने मिलकर के आशीर्वाद दिया। तब जा करके, क्योंकि तो निर्दलीय चुनाव का आसान चीज़ नहीं होता। जब बहुत लंबा चौड़ा आशीर्वाद, एक लंबा चौड़ा विश्वास जब जनता के दिल और दिमाग में बैठता है, तब जा करके निर्दलीय चुनाव के आप नज़दीक पहुंचते हैं। जैसा कि आप बता रहे हैं, दादाजी का आपने एक उदाहरण दिया है, तो ये कह सकते हैं कि जो गाने के आपके संस्कार हैं, बजाने के, गाने के, आप गाते भी खूब हैं, तो वो संस्कार भी वहीं से आए हैं? देखिए ऐसा है, दादाजी मैं कहना कबीर पंथी थे। बहुत सारे लोगों को, तो कबीर का कौन सा दोहा सुनाना चाहेंगे आप हमें? बहुत सारे लोगों को अभी पता लगा है कि भाई किस तरह से ये परिवार हमारे उस इलाके में, झज्जर जी, सालावास, छूछकवास, बेरी, मातनेल, कोसली, मातने, वो सारे हमारे दादाजी के अथाह प्रेमी हैं। अथाह प्रेमी, रिटायर्ड हेडमास्टर थे मेरे दादाजी, तो मेरे पिताजी भी रिटायर्ड प्रिंसिपल रहे। तो बहुत जो है सिस्टम जो है मेरे दादाजी का बहुत अच्छे से ये रहा, और उसका, उनका आशीर्वाद, मुझे भरपूर आशीर्वाद उनका मुझे मिला, और ये तभी ये सारा संभव हुआ। क्या कारण रहे रोहतक पार्लियामेंट चुनाव लूज करके इस बार? 2019 में आपने दीपेंद्र हुड्डा को हराया था। देखिए ऐसा है, कांग्रेस जो है एक नैरेटिव, झूठे नैरेटिव सेट करने की मास्टर है जी। झूठे नैरेटिव। ये तो शुक्र है भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के मार्गदर्शन में ही पकड़ाई में आए। पार्लियामेंट चुनाव में कितने नैरेटिव सेट किए इन्होंने। संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। अरे हमारा, मेरा पर्टिकुलर रोहतक लोकसभा में इन्होंने कहा भाई डॉक्टर अरविंद शर्मा ने तो ग्रांट बांटी ही नहीं, ग्रांट ही नहीं बांटी। मैं जिस गांव में, 1-2 गांव में मैं गया, मैं भगवतीपुर गांव में गया, एक बुजुर्ग ने कहा डॉक्टर साहब हमारी चौपाड़ में नहीं बनी। मैं कहा भाई दिखाना, बातचीत हुई, बोले जी वो ले रहा हूँ जो कांग्रेस ने जो मिथ फैलाया था जी जी, वो 1-2 पर्चे ले रहा, बोला आपने ग्रांट तो बांटी ना। मतलब वो बुजुर्ग आदमी के दिल और दिमाग में आप देखेंगे, अरे भाई 45 रुपये मुश्किल से हार्डली, जब चुनाव था तो 45 रुपये हार्डली। मैंने कहा नोडल ऑफिसर कौन है ग्रांट का? एडीसी नोडल ऑफिसर होता है जब एमपी डेवलपमेंट का जी, एडीसी नोडल ऑफिसर। अरे एडी से स्टेटमेंट निकलवाई, वो हमने बंटवाई, लेकिन उन्होंने इतना ज़बरदस्त नैरेटिव सेट कर दिया
कि डॉक्टर अरविंद शर्मा ने अपनी ग्रांट बांटी नहीं और भारतीय जनता पार्टी आ गई तो संविधान बदल देगी, गरीबों के हक छीन लेगी। ऐसे ऐसे जो है उन्होंने सेट किए और उसी का ही तो कारण रहा जो 10 में से 5 सीटें जीत गए कांग्रेस वाले। तब इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन वगैरह सब ठीक थी, लेकिन नैरेटिव सेट करने में पूरे देश के अंदर इन्होंने पूरी कोशिश की। वो संविधान की बुक लेकर के और सारी जगह इतना आदरणीय, इतनी पूजनीय वो बुक है, पुस्तक है वो संविधान की, उसको लेकर के सब जगह घूम रहे थे, उसको ऐसे दिखाते हुए जैसे कोई नावल लेके घूम रहे। संविधान की जो इतना पवित्र संविधान, उसको लेकर के तुम दिखा रहे हो कि भाई इसको बदल देंगे, इसको ऐसे कर देंगे। मतलब ये मानते हैं कांग्रेस ने जो प्रचार किया उसका उनको बिल्कुल फायदा हो नहीं, गया। नहीं, कांग्रेस ने प्रचार, झूठा प्रचार किया जी। लोगों को ये कह करके भी नौकरियां ये आएंगे, सरकार में आएंगे, नौकरियां लग जाएंगे, नौजवानों को बहकाने का काम किया। जिस तरह की नौकरियां ये लगाते थे, जिस तरह से ये खर्ची पर्ची का सिस्टम करते थे, उसको और बढ़ावा दिया। आपने तो बहुत करीब से देखी होगी ना पर्ची खर्ची, आपने लंबी राजनीतिक देखिए, पारी कांग्रेस में हमने खेली है। ऐसा है दिनेश जी, हमने हमेशा साफ सुथरी राजनीति की, साफ सुथरी राजनीति की। हम अगर वहाँ भी थे तो हमने कोई वो इस तरह की बात नहीं। हमारा रोज़ाना हमारा ये रहा करता था कि भाई ये फलाना काम है, ये काम है, ये काम लोगों के हित के। हमने कोई इस तरह का काम नहीं किया हमारे ते हुए भी कोई उंगली उठा दे। क्यों कांग्रेस छोड़ी, कोई एक बड़ा कारण? नहीं, कांग्रेस देखो ऐसा है, मेरी बात है, हमारे अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट के भरी है जी। कूट कूट के, इसमें कोई आज से नहीं है, कूट कूट करके भरी। हमारे दादाजी, मेरे पिताजी, सारा परिवार, रिश्तेदार सारे, हमारे नाना जी थे, तो सारे के सारा, तो ये देख करके एक भाव बना, आप समझे नहीं, एक भाव बना कि भाई नहीं समझ में आ रहा था इनके अंदर जो सिस्टम था, इनको अपने लोगों के लिए मतलब जाति पाति, भाई भतीजावाद, अपने लोग, उससे बाहर ये निकल ही नहीं पा रहे थे। ये कभी निकल भी नहीं सकते। और मैं बताता हूँ, ये कभी भी निकल नहीं सकते हैं। इनके अंदर ये कति बिल्कुल खून में है कि ये बिल्कुल उस सिस्टम से बाहर आ भी नहीं सकते। चर्चा ये थी लोकसभा चुनाव हारने के बाद आपको लेकर कि आप कांग्रेस में दोबारा से वापसी कर सकते हैं विधानसभा चुनाव से पहले। क्या इस तरह की कोई बात किसी प्लेटफॉर्म पे आपकी हुई? सवाल ही पैदा नहीं होता, ना कोई चर्चा थी। ये जो कुछ लोग इधर उधर की बातें करते हैं, वही मुट्ठी भर लोग जो 2 4 5 कौन लोग हैं? पता नहीं कौन लोग हैं। मेरे ना दिल में थी ना कोई ऐसी बात थी। और मैं क्यों भाई, जब मैं भारतीय जनता पार्टी से मैं चुनाव जीत गया था और एक ऐसा चुनाव जीते थे जिन्हें देश में जो है एक एग्जाम्पल सेट किया था, एक नाम सेट किया था, तो मैं किस लिए, मोदी जी के मार्गदर्शन में हम चुनाव जीते, उनके आशीर्वाद से। हम क्यों इस तरह की बातें करते कि भाई हम कांग्रेस में, वाई फॉर व्हाट। और बहुत अच्छे से उस समय जो है मनोहर लाल खट्टर जी बहुत अच्छे से काम कर रहे थे, और फिर नायब सिंह सैनी जी अब आए हैं। सब 36 बिरादरी का, सबका ध्यान रखते हुए, सबका साथ, सबका विकास, बहुत अच्छे से सारे काम हो रहे हैं। बिल्कुल यूनिफॉर्म तरीके से, इसे कहते हैं ना भाई, बिल्कुल पारदर्शिता से पूरा हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इस भाव से पूरे हरियाणा के काम हो रहे हैं। तो मनोहर जी के साथ रिश्ते सुधर गए आपके, अब ठीक है, बेहतर रिश्ते? कभी मनोहर जी के साथ मेरे रिश्ते खराब नहीं थे। वो बात थी, एक बात सुनो, कोई अगर बात कहने में कोई रिश्ते खराब नहीं, मतलब कोई बात आई थी तो उस बात को कह दिया। तो उन्होंने, तो उनका बड़ा दिल है, उनका मनोहर लाल जी का बड़ा दिल है। उन्होंने इस बात को, हमने बैठ करके बातचीत भी की इस बात को कि भाई सारा इसमें सारी वही। अब उसके बाद देखो आप, प्रहावर की जो है ज़मीन जो है 15.5 एकड़ ज़मीन माननीय मनोहर लाल जी ने, और कोई मुख्यमंत्री होता उस समय तो शायद बात ना भी बनती, क्योंकि उसको इकट्ठा किया उस ज़मीन को। वो ज़मीन टुकड़े टुकड़ों में थी, अलग अलग थी। उस ज़मीन को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद उस ज़मीन को संस्था को दिया। तो मनोहर लाल जी से तो ठीक है, आपके अच्छे रिश्ते हो गए। बहुत तो दादा रामकुमार गौतम के साथ क्यों अभी तक आपके रिश्ते बिगड़े हुए हैं? ऐसी क्या बात है कि इतने बुजुर्ग आदमी आपसे नाराज चल रहे हैं? मैं फिर बताता हूँ, हमने कभी जिंदगी में किसी को नाराज नहीं किया, किसी को भी नाराज नहीं। रामकुमार गौतम जी बड़े भाई हैं, पहले भी बड़े भाई थे, और आज भी उनका मैं पूरा सम्मान करता हूँ। अब उनके दिल में कोई अगर ऐसी बात हो तो मैं नहीं कह सकता, मेरे दिल में कोई उनके प्रति ऐसा भाव नहीं है।
नहीं, वो मेरे आपकी दिल में एक उनका बात उनको बड़ी चुभी है जो आपने विधानसभा में कही थी, कोई शर्त लगाने वाली बात थी ऐसा कि शर्त लगा के गौतम जी ने ये काम कर दिया था। नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। वो तो कई बार क्या होता है, कई बार प्रॉम्प्ट कुछ चीज़ें आ जाती हैं, कुछ ऐसा सिस्टम होता है लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरा जो दिल का भाव है, आत्मा का भाव है, हमेशा उनके सम्मान किया है और आगे भी उनका सम्मान करें। तो बातचीत होती है गौतम जी से आपकी, कभी मिलते हैं, आए आपके पास? आप मंत्री हो, उनको काम भी ऐसा पड़ते ऐसा होंगे। ऐसा तो कभी पहले भी नहीं होता था। वो आना जाना जैसे मिल लिए नमस्ते जयराम जी के, वो तो ऐसा कुछ नहीं है। वो तो कोई इस तरह की बात नहीं है। तो मेरे तरफ से, मैं अपनी तरफ से बात करता हूँ, मेरी तरफ से जो हमारे दिल में उनके प्रति पूरा सम्मान है। आजकल आप पत्रकारों को लेकर भी खूब चर्चाओं में हैं, केस पे दर्ज हुए हैं, यूट्यूबर्स के खासकर। लेकिन पता ये लग रहा है कि आपके जो हमराज थे, पूरी साजिश करने वाले वही लोग थे। नहीं, देखिए ऐसा है, वो कहते हैं ना, कहते हैं हरियाणा की धरती ऐसी है कई जी। दफ़ा कि श्रवण कुमार ने भी जब अपने माँ बाप को तीर्थ करा करके लेके आए, तो उसने भी अपने माँ बाप को रख करके, भाई मेरा मेहनत आना दो मेरे। वो तो हरियाणा की किसी शहर की बात भी होती है। सुन तो लो ना। तो ये चीज़ें ऐसा नहीं है, सगा भाई भी कुछ न कुछ कभी मनमुटाव हो जाता है, फ़र्क आ जाता है इस युग में। तो वैसा नहीं है। मेरा पत्रकारों का मैं हमेशा मान सम्मान करता हूँ, यूट्यूबर्स का सबका मान सम्मान करता हूँ। ऐसा भाव नहीं है। कोई ऐसा बेकाद कोई अगर ऐसा कोई आउट ऑफ वे जा कर के कोई, मेरा उसमें भी कुछ नहीं है। लेकिन मैंने हमेशा पत्रकारों का सम्मान किया है, यूट्यूबर्स का, आगे भी सभी भाई साथियों का सम्मान करेंगे। बाबा को फिर से पैरोल दे दिया आपने 40 दिन की। क्या देखिए, इतना बाबा के प्रति इतना प्रेम क्यों है सरकार देखिए, को? पैरोल जो भी कैदी है, और जेल मैनुअल के हिसाब से, जी। जेल मैनुअल जो बना है, जेल कानून जो बना है, उसके हिसाब से जो एलिजिबिलिटी जिसकी बनती है, जो कितने दिन से जेल में रह रहा है, वो सारा एक सिस्टम बनता है कैदी का। तो वो जो क्राइटेरिया पूरा करता है एलिजिबिलिटी, तो उसमें वो अप्लाई कर सकता है। उसके बाद प्रशासन जो है, जो भी जेल उसके उस इलाके का जेल सुपरिटेंडेंट तो भेजता है। नहीं, वो प्रशासन मीन कमिश्नर जो है, कमिश्नर उसकी फैसला करता है, उसको बेल दी जाए। जेल में रहते हुए, मैं एक वर्ड बोल रहा हूँ, जेल में रहते हुए उसका चाल चलन, उसका बिहेवियर, बहुत सारी चीज़ें वो जेल मैनुअल के हिसाब से देखी जाती हैं जेल में रहते हुए। तो वो किसी को भी जो उसका हकदार है उसको मिल जाती है पैरोल पे। तो ऐसा क्यों है कि ये बाबा का क्राइटेरिया जो है आमतौर पे चुनाव के टाइम ही जाके पूरा होता है, तभी इनको पैरोल फरलो मिलती है? नहीं, ऐसा नहीं है। अब कौन सा चुनाव है? अब नहीं है, लेकिन इससे पहले जितनी पैरोल फरलो मिली हैं, चाहे वो नगर निगम के चुनाव हो, चाहे हरियाणा में लोकसभा हो या पार्लियामेंट हो। मैंने पहले भी कहा है, ये चुनाव की जो प्रोसेस है, ये चुनाव की प्रोसेस एक ऐसी है जो पूरा साल चुनाव चलता है जी। पूरा साल। आप देखें, कभी निगम के चुनाव आ गए, कभी पंचायत के चुनाव आ गए, कभी असेंबली के, कभी महाराष्ट्र विधानसभा के आ गए थे, कभी झारखंड के आ गए थे, हरियाणा के पहले चुनाव हुए, अब बिहार के आ जाए। तो चुनाव का जो प्रोसेस है वो पूरा साल ही लगभग सिस्टम रहता है। बाबा से विशेष लगाव कोई नहीं दूसरा, अब जो ये पूरे देश की जो आवाज़ उठी है, एक देश एक चुनाव, हम सबको मिलकर के उसकी तरफ बढ़ना चाहिए। और ये बहुत अच्छा स्टेप है मोदी जी के मार्गदर्शन में, और पूरा देश चाहता है हर चीज़ से ऊपर उठ करके, पूरा पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके पूरा देश चाहता है कि एक देश एक चुनाव। एक सहकारिता डिपार्टमेंट आपके पास है, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। सेंटर में अमित शाह जी इस मंत्रालय को देखते हैं। हरियाणा में भी बहुत सारी स्कीम सहकारिता की आई हैं, क्या वो सारी सिरे चढ़ी हैं? एक बात। दूसरी बात यह है कि जो बैंक आपके अंडर आते हैं, वो उनकी हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है आर्थिक तौर पे, कर्ज में भी डूबे हुए हैं, स्टाफ का भी एक बहुत बड़ी उसमें संकट है। तो इसको क्या रास्ता इसका निकाल रहे हैं आप? देखिए, अभी सहकार से समृद्धि, माननीय प्रधानमंत्री जी का ये कंसेप्ट जो है, सरदार पटेल जी का कंसेप्ट था जी।
फिर त्रिभुवन पटेल जी ने इसको बहुत आगे बढ़ाया। उनके नाम से अब सरकारी यूनिवर्सिटी भी खोलने जा रही है गुजरात में खोल रही है। माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में ये 2021 में मंत्रालय बना। उसके बाद सहकारिता विभाग बहुत अच्छे से पूरे देश में उन्नति कर रहा है, हरियाणा भी उसमें है। और अभी नई पॉलिसी माननीय अमित शाह जी, अभी पीछे नई पॉलिसी डिक्लेयर हुई है सहकारिता के लिए, और उस पॉलिसी के हिसाब से बहुत कुछ आगे देखने को मिलेगा, बहुत कुछ। पहले पैक्सेज जो है सहकारिता विभाग का एक यूनिट है, पैक्सेज जो है जी जी, वो एक बड़ा लिमिटेड सा काम करते थे, किसानों को लोन दिलाने का या फिर बीज, खाद बीज जो काउंटर्स पर देने का, और भी जो है छोटे मोटे काम होते थे। खाद बीज तो आजकल थानों में बंटने लग गया ना। ठीक है, नहीं, अब जो है, अब जो नई सहकारिता नीति आई है, मल्टीपर्पज पैक्सेज होंगे। उसमें आप जनौषधि केंद्र भी खोल सकते हैं, CSC सेंटर भी खोल सकते हैं, गैस स्टेशन यानी पेट्रोल पंप से कोई भी फाइनेंशियल जो बिजनेस, जो उतार चढ़ाव जिसमें फाइनेंस जिसमें जुड़ा होगा, वो आप काम शुरू कर सकते हैं। कोई भी ग्रुप बन करके, सोसाइटी बना करके आप काम शुरू करा, तो बहुत बड़ा एक सिस्टम जो है होने जा रहा है। देश जो है विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत 2047 के भारत में सहकारिता का भी विशेष योगदान होने जा रहा है, आप देखेंगे। और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। हरियाणा में जो आपने बात की कर्ज वाली बात, देखिए किसानों के लिए ये सहकारिता विभाग किसानों की समृद्धि के लिए है जी, किसानों के। तो इसमें ये भी एक प्रोसेस है कि भी किसान ने लोन लिया, लोन वापस कर दिया, 100 रुपये लिए उदाहरण के तौर पर, 70 वापस कर दिए, 60 वापस कर दिए, 40 वापस कर दिए, फिर ले लिए। ये प्रोसेस है, ये चलता है, और ये किसानों की मदद के लिए है और आम लोगों की मदद के लिए भी ये सारा चलता है, इसमें कोई ऐसा नहीं है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में आप देखेंगे सहकारिता विभाग का बहुत बड़ा योगदान जो है इसमें देश के लोगों की उन्नति में, लोगों की समृद्धि में होगा। संग चलें, संग बढ़ें। हमारे जहाँ वीटा का है सहकारिता विभाग का एक, ये आपके भी बहुत सारे बोर्ड कॉर्पोरेशंस भी आपके इसमें आते हैं सहकारिता में। इसमें वीटा भी है, एफड भी है, कॉन्फेड भी है। तो वीटा के कुछ बूथ भी नए आपने एक प्लान बनाया था, 300 350 के करीब नए बूथ बनाने की बात थी। 350 बूथों की माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की थी, 500 CM पैक्सेज की थी। उसमें प्रोसेस चल रहा है, लगभग 160 के करीब, 160-167 के करीब जो है बूथ और प्रोसेस में है, लगा दिए, कुछ लगाए गए हैं, कुछ लगने वाले हैं। तो ये सारा एक सिस्टमेटिक तौर पर बहुत अच्छे से, और हम इनको बूथों को, वीटा बूथों को वीटा पार्लर यानी कि उसको मॉडर्नाइज भी कर रहे हैं। उसमें आपको मिल्क प्रोडक्ट्स के अलावा जो वीटा प्रोडक्ट्स हैं, उसके अलावा हैफेड के प्रोडक्ट्स भी उसमें देंगे। और रोज़मर्रा की जो यूज़ की चीज़ें हैं, जैसे दाल है और भी सब्जियां हैं, वो भी हम एक प्लानिंग लेके आ रहे हैं। वो भी एक ऐसी भी बात आई थी सामने के जो वीटा के बूथ हैं जो बड़े शहरों में हैं, गुड़गांव, फरीदाबाद या सोनीपत जैसे बड़े शहर हैं जहां नाइट कल्चर भी है, कि वहां पे उनको फूड कोर्ट के तौर पे भी वो इस्तेमाल कर सकेंगे। नहीं, इसमें देखो ऐसा है, अभी तो ये आ रहा है कि भाई हम उनको मल्टीपर्पज़ यानी कि जो उसका उसमें सेल काउंटर जो है वो बनाएं, लेकिन धीरे धीरे करके उसको देखते हैं और क्या हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अभी हमारी डिस्कशन हुआ कि भाई पेट्रोल पंप्स पर, गैस स्टेशंस पर इसको खोलें, हाईवेज़ पर जैसे है, तो कई आ रही है, कई डिस्कशन में कई चीज़ें अब आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगी। अब हरियाणा की शुगर मिल्स घाटे में चल रही हैं या कुछ फ़ायदे में आई हैं? देखिए शुगर मिल जो है ना, देखो ऐसा है कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जो 400 रुपये कुंटल के हिसाब से गन्ना खरीदता है जी, पहला राज्य। और उसमें आप समझते हैं और स्टेटों में आप देखेंगे क्या क्या रेट है। और पूरी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी हम इस कोशिश में लगे हैं कि पहले शुगर मिल 3 महीने, 90 दिन, 100 दिन, 150 दिन भी चलती थी। अब उसका टाइम पीरियड घट गया है। टाइम पीरियड किस लिए घट गया है कि जो किसान गन्ने की खेती करते थे वो थोड़ा सा कम हो गए। जी,
उनके कई तरह की प्रॉब्लम्स की वजह से लगा लो, कुछ और भी कुछ समस्याएं हो सकती हैं, कोई हार्वेस्टिंग की प्रॉब्लम है, कुछ और। लेकिन मैंने ये बहुत प्रचार शुरू किया है कि भी जो पुराने किसान जो गन्ने की खेती करते थे वो ज़रूर गन्ने की खेती पर आएँ, जी क्योंकि शुगर मिलों का कम से कम 3 महीने एटलीस्ट चलना बहुत ज़रूरी है, जी तभी जा कर के वो सारा सिस्टम एट पार होगा। हार्वेस्टिंग के लिए भी अब कुछ नई मशीनें हार्वेस्टिंग के लिए आई हैं, उसके लिए भी किसानों को हम ट्रेन करेंगे, और वो काम भी पैक्सेस पर, जी जैसे अब मैंने बताया ना, पैक्सेस पर जो मल्टीपर्पज़ जो सिस्टम शुरू होगा उसमें आपको छोटे वेयर हाउसेज भी देखने को मिलेंगे। पैक्सेस पर छोटे वेयर हाउसेज में आप वहीं आप स्टोर करेंगे, और पीडीएस सिस्टम के तहत वहीं आप अनाज जो एथेनॉल प्लांट लगाने की भी बात थी ना कि एथेनॉल प्लांट लगाने की बात थी। अभी उसके लिए मटेरियल जो है, जो एथेनॉल के लिए अभी पानीपत है, शाहबाद है, उसमें थी, उसमें वो अभी प्रोसेस में है वो भी। अभी कुछ नई जेल भी बननी थी फतेहाबाद में, दादरी में, पंचकुला में, उनका क्या स्टेटस है? देखिए अभी रेवाड़ी में जेल बन करके तैयार हो गई है, जी मॉडर्न जेल है। रोहतक में भी एक मोस्ट हाई मॉडर्न सिक्योरिटी जेल, हाई रोहतक सिक्योरिटी में बन जेल रही है। जो है लगभग 100 करोड़ से ऊपर की जो है खर्चे से बन रही है। और पंचकुला, दादरी और ये कि फतेहाबाद, तो इसमें भी जो है प्रोसेस में है सारा ना। तो ये भी सारा जेल डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छे तरीके से, जो भी हमारे जेलों में बंदी और कैदी हैं जी। उनके लिए बहुत अच्छे तरीके से उनके सभी अधिकारों के साथ जो है जेल डिपार्टमेंट बहुत अच्छे से काम करता है। तो कैदियों के लिए, बंदियों के लिए कुछ नई स्कीम लॉन्च कर रहे हैं क्या? नहीं, 15 अगस्त भी आ रहा है, कुछ लोगों को शायद रिलीज भी करते वो होंगे। तो सिस्टम है उनका ना, अभी आएगा तो जेल मैनुअल के हिसाब से जिस चीज़ का है। तो लेकिन उनको किसी तरह की तकलीफ़ ना हो, नंबर 1, और वो जेल से जब बाहर निकलें तो अच्छे इंसान, क्योंकि जेल का मतलब सुधार गृह है। एक ओपन जेल बनाने का कंसेप्ट आया सुधार था, करें, हाँ। ओपन जेल बनाने की एक बात आई थी, वो शायद एक पायलट प्रोजेक्ट था रोहतक के लिए। तो क्या वो शुरू हो पाया, या उसमें कितना डिले है, और वो कब तक? करनाल के लिए, करनाल के लिए था, रोहतक भी है, करनाल भी है शायद। तो उसमें ये है कि उसमें काम कर रहे हैं अभी, उसमें इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं कि जो कैदी जिनको काफ़ी लंबा टाइम हो गया तो उनको बाहर निकालते हैं, वहाँ बाहर आकर के काम करते हैं, शाम को वापस आ जाते हैं। तो ये है, प्रोसेस में है। नहीं, वो तो जैसे पंप भी आपके कई जगह कुरुक्षेत्र वगैरह में पंप पे भी काम करते हैं। 12 जेलों में लगभग 6 में तो शुरू हो गए। लेकिन वो कंसेप्ट जो मेरे को जो ध्यान आ रहा है, करनाल वाला जो प्रोजेक्ट आपका था, वो ये था कि ओपन जेल बनेगी और कैदी दिन में परिवार के साथ रह सकेंगे। नहीं, दिन में काम करने के लिए आएंगे और परिवार के साथ मिल सकते हैं, दिन में आएंगे, काम करेंगे और शाम को वापस आ जाएंगे। शाम को वापस आ जाएंगे। जाएंगे। हरियाणा में हेरिटेज बहुत है, बहुत सी धरोहरें हैं, खंडर हो रही हैं, देख रेख नहीं हो पा रही है, बजट का भी एक बड़ा अभाव है। तो इसको संजोने के लिए क्या प्लान आपने बनाया है? आपके पास संस्कृति मंत्रालय भी है, टूरिज्म भी है। आर्कियोलॉजी जो है, आर्कियोलॉजी विभाग जो है, पुरातत्व विभाग बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अभी राखी गढ़ी है, अग्रोहा में साइट आई है। राखी गढ़ी जो है, जो अपनी सिंधु घाटी की जो है जी, ये बहुत पुरानी और बहुत बड़ी सभ्यता है। राखी गढ़ी में आप जा कर के आप देखेंगे हज़ारों साल पहले किस तरह से लोगों का रहन सहन था, वो निकल कर के आया है। और वो प्रोजेक्ट लगभग 70-80% से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट पूरा हो गया है। बहुत जल्दी वो लोगों के लिए साइट शुरू हो जाएगी। 2014 में घोषणा हुई थी, मोदी जी ने की थी, कृष्णा सर्किट बनाएंगे कुरुक्षेत्र में। आज तक तो पूरा नहीं हो पाया। कुरुक्षेत्र में ये कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड जो है, माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया था। उसके तहत में कई तरह के काम, ज्योति सर्क वाला है और भी कई तरह के काम उसमें शुरू किए हैं, कंप्लीट भी हुए हैं। अब आप देखेंगे जो कुरुक्षेत्र में जो आरती, संध्या आरती है, जी, उसका भव्य नज़ारा है। आप जा कर के देखें तो बहुत सारे काम, गीता का जो है, हमारी पूजनीय भगवत गीता का भी बहुत अच्छे से प्रचार कुरुक्षेत्र से चलता है। गीता मुनि ज्ञानानंद जी महाराज जी जो उसकी देख रेख में बहुत अच्छे से काम। तो कई चीज़ें हैं ऐसी जो कुरुक्षेत्र जो सर्किट जो है, ये कुरुक्षेत्र बोर्ड में अभी गुरु रविदास जी और हमारे सिखों के लिए एक म्यूज़ियम बना रहे हैं, वो भी इसमें आता है।
तो कई चीज़ें धीरे धीरे करके सारा आदि बद्री भी है, यूँ तो बहुत कुछ है। क्या ऐसा मतलब ये कह सकते हैं कि यहाँ भी बात धर्म की आती है कई बार, जब हेरिटेज की बात आती है कि हिंदू संस्कृति से जुड़े जितने भी संग्रहालय हैं या जितने भी आपके टूरिस्ट स्पॉट हैं उनको डेवलप कर जाए, बाकी जो जो पुराने मुगलों के टाइम के हैं या पुरानी जो सल्तनतें रही हैं उनके टाइम के जितने भी हरियाणा में ऐतिहासिक धरोहरें हैं वो खंडरें हो रही हैं। उसमें झज्जर भी है, हिसार भी है, कुरुक्षेत्र भी है, सोनीपत भी है, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नारनौल भी है, तमाम जगह पे है। देखिए ऐसा है, कहीं हुमायूं का मकबरा मिलेगा, कहीं ऐसा है कि आर्कियोलॉजी जो हेरिटेज और आर्कियोलॉजी, ये पुरातत्व विभाग, ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पूरी टीम बना करके, कमेटी बना करके, जहाँ से भी आता है एक जो इनपुट आता है वो बना करके भेजती है, वो बना करके भेजती है। वो सारी साइटों को चेक करते हैं, एक पैरामीटर है, उस पैरामीटर पर जो भी निकलता है उस साइट को फिर सरकार टेक ओवर करती है और उसके लिए काम करती है। उस पैरामीटर में जो भी आता है, तो कहीं कोई आपको ऐसा लगता है कि भी कौन सी धरोहर जो है छूट गई है, तो आप मुझे देंगे तो उसको भी एक सर्वे करा करके देख लेंगे, उसमें कोई बात नहीं, और उसको आगे बढ़ाएंगे। माधवगढ़ को भी टूरिस्ट स्पॉट डेवलप करने की एक बात आई थी, रोपवे भी बनना था। उसमें मैं रामविलास शर्मा जी ने बड़ा काम भी किया उसके लिए, लेकिन वो सिरे नहीं चढ़ा पाए। टूरिज्म मिनिस्टर होते थे वो भी, उनके पास भी था। पीछे मैं गया था, मैंने साइट विजिट की है, उसमें टूरिज्म डिपार्टमेंट ने काफ़ी प्रोग्रेस कर रहे हैं, उसमें काम जो है जल्दी, उसमें काम जो शुरू करने की बात है, उसमें रोपवे बनेगा। और आदरणीय गडकरी जी से भी मुलाकात करके उसमें कई तरह की चीज़ें जल्दी होगा, वो काम चल रहेगा सर। हरियाणा में टूरिज्म के बहुत सारे स्पॉट्स हैं, रेस्ट हाउस हैं, अच्छे होटल्स भी हैं, उनमें से कुछ को लीज पे देने की बात चल रही है, ऐसा क्यों है? देखिए ऐसा है, अभी मेरा पर्यटन मंत्री बनने के बाद जी, उसमें हमने ऑनलाइन किया है सिस्टम, जो बुकिंग्स ऑनलाइन की है टूरिज्म डिपार्टमेंट में। रूम तो पहले भी ऑनलाइन था? नहीं, ऑफलाइन था। टूरिज्म अभी जनवरी से ऑनलाइन हुआ है, उसमें काफ़ी रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट्स देखने को आए हैं। तो उसमें कुछ टूरिस्ट स्पॉट्स, कुछ जो है वो ऐसा लगता है कि भाई वो घाटे में है, जो है ना, उसमें कुछ स्टाफ भी थोड़ा सा उसको भी बढ़ाएंगे। तो उसकी वजह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात रखी थी कि भाई कुछ जो टूरिस्ट स्पॉट्स ठीक से नहीं काम कर रहे हैं जिनमें, तो उनको हम लीज आउट करें, मतलब पीपी मोड पर जो है उसको लेकर के आए। तो उसमें मार्क कर रहे हैं, कुछ जो रिव्यू मीटिंग में कुछ बातें आई हैं, मार्क कर रहे हैं और जल्दी इस पर फैसला करेंगे। तो इसमें कौन से एनसीआर के एरिया के हैं? फैसला करेंगे, उसमें कुछ स्पॉट्स जो हैं उसमें जल्दी फैसला करके आपको बता देंगे उसमें। तो टूरिज्म को लेकर और क्या, कौन सा कोई नया प्लान सरकार बना रही है कि एक्टिविटीज हरियाणा में बढ़े, टूरिस्ट आए? सबसे बड़ा जैसे जंगल सफारी थी, वो भी इट वाज आल्सो ए पार्ट ऑफ टूरिज्म, लेकिन वो सरकार ने, क्योंकि उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाया है। कोई बात नहीं। अभी जब अपना ये सूरज कुंड क्राफ्ट मेला हुआ, जो विश्व का सबसे बड़ा क्राफ्ट मेला, सबसे बड़ा क्राफ्ट मेला, उसमें माननीय टूरिज्म मंत्री, हमारे पर्यटन मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी फरीदाबाद आए थे। तो उसमें फैसला हुआ कि भाई जो डिज्नीलैंड है, वो इच्छुक थे कि एनसीआर रीजन में डिज्नीलैंड की स्थापना हो, जो कि नेशनल इकोनॉमी और इंटरनेशनल बहुत बड़ा एक पार्ट प्ले करेगी। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी रुचि दिखाई और उसमें कई तरह की जो लैंड जो है ना, 500 एकड़ के करीब उसमें लैंड चाहिए। 2-3 साइट्स जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने भेजी हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये देश का एक ऐसा प्रोजेक्ट हरियाणा को मिलेगा कि जिसमें देश की इकनॉमी को भी बहुत बड़ा फ़ायदा हो। तो जंगल सफारी को लेकर भी बड़ी चर्चाएं चल रही हैं। मनोहर लाल जी ने भी आपके हिसाब से जो बता रहे थे आपके, उनका भी बड़ी इसमें रुचि रही है। वो भी दौरा करके गए हैं गुड़गांव पिछले दिनों आए थे। तो अब इसमें मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस तरह की भी चर्चाएं हैं राजनीतिक गलियारों में और प्रशासन में भी कि ये भी प्राइवेट हाथों में जा सकता है, ये जंगल सफारी भी प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वो इसको डेवलप करेंगे। देखिए ऐसा, देखो प्राइवेट प्लेयर का मतलब ये कि जिसको एक्सपीरियंस है, जो जिसको तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है,
वो आकर के डेवलप कर सकता है। अगर सरकार चाहे तो उसको आकर के मिल बैठ करके सरकार, वो आजकल तो ज़माना है कि भी आपस में मिल करके काम करके उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। बड़ा प्रोजेक्ट है। मतलब आप इस पे मोहर लगा रहे हैं इस बात पे? बड़ा नहीं, मैं कहता हूँ बड़ा प्रोजेक्ट है। फिर मैं कह रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, सरकार अगर चाहे तो फैसला कोई भी कर सकती है, उसमें कोई खास ऐसी बात नहीं है। माननीय फॉरेस्ट मंत्री मनोहर लाल जी, मुख्यमंत्री जी सारे, क्योंकि मनोहर लाल जी गए थे, दुबई गए थे, वो जंगल सफारी का विजिट किया था। जी। साथ में भूपेंद्र हमारे यादव थे। भूपेंद्र यादव जी भी, आदरणीय भूपेंद्र यादव जी भी गए थे उस विजिट में। तो जो भी सोच होगी वो हरियाणा के और देश के हित की सोच होगी कि भी ये प्रोजेक्ट्स आने चाहिए, जब अनाउंस्ड प्रोजेक्ट हैं वो आने चाहिए। अब वापस फिर पॉलिटिक्स पे चलते हैं। सीधा पहरावर बहुत चर्चाओं में रहा है, विवादों में भी रहा है। आप कह रहे हैं कि आपके एफर्ट्स थे गौड़ ब्राह्मण सभा को ज़मीन दिलाने में, उधर बाकी लोगों के आरोप हैं कि आपके नहीं थे और लोगों ने आंदोलन किया, जैसे नवीन जयहिंद, वो तो खुल के ही विरोध कर रहे हैं आपका। ऐसा क्यों है? देखिए, पहली बात तो ये है कि गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारणी, इसको गहराई से, इसको अगर दिल लगा करके, मन लगा करके गहराई से कोई समझे, पूरे हरियाणा में गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारणी, मैं कहता हूँ हरियाणा ही नहीं, अब मैं कह सकता हूँ देश की, पूरे देश की, पहले तो हम उत्तरी भारत की मानते थे, ये देश की विप्र समाज की गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारणी एक बहुत बड़ी संस्था है। चुनाव फिर भी नहीं हो पा रहे। बहुत बड़ी संस्था है और इससे जुड़ने वालों की होड़ लगी हुई है। अब मैं आपको बताता हूँ, आप देखेंगे उनकी होड़ लगी हुई है। और परहावर को मैंने डिक्लेयर किया उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने। परहावर गांव ने ज़मीन दी, दान में ज़मीन दी थी, बाद में वो निगम में आ गई जगह। सरकार ने थोड़ा सा, आपने देखे कांग्रेस की सरकार में उसकी देखरेख नहीं हुई। अब कोई किसी पे ब्लेम लगाता है, कोई उसे छोड़ दो, लेकिन अल्टीमेटली वो मनोहर लाल जी ने वो ज़मीन गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारणी को दी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका लेटर इशू किया, सैनी साहब ने सारा, अभी आकर के उन्होंने मोहर लगाई, कलेक्टर साहब ने दी, सैनी साहब ने उस पर मोहर लगाई, उसमें प्रोग्राम करके। और अब आप देखेंगे कितना बड़ा प्रोग्राम 30 तारीख को, जी 30 तारीख को इतना बड़ा प्रोग्राम, इतना, मैं कह रहा हूँ हर घर से, हरियाणा के कोने कोने से, आप सिरसा क्या, हिसार क्या, डबवाड़ी क्या, पंचकुला क्या, आपका पंचकुला अंबाला क्या, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, कोई भी, बिहानी, हर कोने से, पलवल, फरीदाबाद, आप किसी भी होटल, कहाँ से, हर कोने से लोगों ने आकर के वहाँ पर जो है उसमें शामिल हुए। क्यों? कि गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारणी से लोगों का लगाव आत्मा से जुड़े हुए, आत्मा से जुड़े। इतना बड़ा हुजूम, हमने तो भगवान परशुराम जयंती मनाने का आह्वान किया था उस ज़मीन के ऊपर, कि जो परहावर में जो ज़मीन है गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारणी की, हम भगवान परशुराम जयंती मनाएंगे। लोगों का इतना हुजूम आप देखेंगे, इतना जोश, सोच भी नहीं सकते थे इतना जोश के साथ लोग बाग आए, और कितनी शांति से वो प्रोग्राम हुआ। तो गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारणी के अंदर लोगों की आस्था है, वो आस्था का केंद्र है। अब जो परहावर जो धाम बनेगा और भगवान परशुराम जी की जो प्रतिमा लगेगी, आप देखना उसमें किस तरह से लोग शामिल होंगे। परशुराम जी का फरसा बड़ा जो है चर्चा में रहता है, कई लोग उठा भी लेते हैं उसको। परशुराम जी, आपने भी फरसा उठाया हुआ था। भगवान परशुराम जी सबके थे, मैं कहता हूँ सबके। नहीं, मैं वो बात नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि फरसा आपने भी उठाया हुआ था कि हरियाणा में ब्राह्मण मुख्यमंत्री हो, आप खुद भी दावेदार थे। क्या वो फरसा अभी उठा हुआ है या फिलहाल के लिए रख दिया गया है? देखो ऐसा है, मैं फिर कह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, उसमें 36 बरादरी का समावेश है। ध्यान सुन लो,
मैंने पहले भी कहा है, जैसे गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, इसी तरह से ब्राह्मणों में 36 बिरादरी का वास है। इसी तरह सैनी साहब में भी मैंने देखा है, नज़दीक से काम करके देखा है। कितना बड़ा प्रोग्राम सैनी साहब ने अटेंड किया है परावर में, कितना बड़ा प्रोग्राम, 36 बिरादरी का वास। तो सैनी साहब में हम में कोई फ़र्क ही नहीं है। वो मुख्यमंत्री हैं, पूरे हरियाणा को एक दिशा दे रहे हैं, एक जो है आगे बढ़ा रहे हैं हर चीज़ में, विकास में, समरसता में, हर चीज़ में हरियाणा आगे बढ़ रहा है। परमपिता परमात्मा से यही हम प्रार्थना करते हैं, उनको अच्छा स्वास्थ्य दे, लंबी उम्र दे, हरियाणा की इसी तरह से वो सेवा करें। अभी अभी एक फ़ोटो पीछे डिस्प्ले पे चला था, पारिवारिक सा सवाल है, आप डॉक्टर रीटा शर्मा जी से डरते हैं या आपकी बॉन्डिंग इतनी ज़बरदस्त है कि वो आपके साथ अक्सर कार्यक्रमों में दिखती हैं? नहीं, एक बात सुनो, मैं कह रहा हूँ इतना ईमानदार पार्टनर, सभी के पार्टनर ईमानदार, जी जी, सभी के, आपकी भी वाइफ और भी सारे साथी हैं, लेकिन इतना ज़बरदस्त तरीके से भाव, वो डॉक्टर है जी, मेरे शी को पता है। MD रेडियोलॉजी, नहीं समझे, लेकिन उसको अंदर सेवा भाव है, बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ, मैं दिल से बता रहा हूँ आपको। और उसका हमेशा मेरे माता पिता और मेरी धर्मपत्नी, अब मेरे पिताजी नहीं रहे, मेरी माँ का भी यही भाव है, लेकिन अब उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम है चलने फिरने की। अब गोहाना चुनाव था तो मेरी माँ, जहाँ मेरा ऑफिस था वो बजाज बैंकेट, वहाँ बैठी रहा करती थी, सुबह आ जाती थी 8 बजे 9 बजे और सारा दिन बैठती थी। हमारे परिवार का भाव सेवा भाव है। और डरने की बात तो देखो, हमारी हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति में महिलाओं का मान सम्मान है। हम अपनी बहनों का भी सम्मान करते हैं, वाइफ का भी सम्मान करते हैं, माँ बाप का भी सम्मान करते हैं, सभी का सम्मान है, ये एक इज़्ज़त है। और जो इतना समर्पित हो, इतना भाव हो, उसका सम्मान और बढ़ जाता है, बिल्कुल बढ़ जाता है। परिवार तो में भी सारा। इसी समर्पण पे आप कौन सा गीत समर्पित करना चाहेंगे डॉक्टर रीटा शर्मा जी के लिए? रीटा शर्मा पे तो कुछ भी हो तो कुछ भी कर सकते हो उसमें। आपका गीत मैं सुनना चाह रहा हूँ, कौन सा गीत उन्हें आप समर्पित कर रहे हैं? देखिए, मैं आजकल सावन है, वो मेरे साथ थी, हम जब गए थे अभी तीज महोत्सव, जी, तीज महोत्सव जब मनाया था तो सारे जिद करने लग गए कि जी कुछ सुनाओ। तो मेरी रीटा की तरफ देखने लगा तो उसने मेरे कान में कहा कि भाई ये सुनाओ, वही हमें सुना दो। समझे? तो जब एक ऐसा बन गया कि भाई सारी जगह डिमांड आने लगी। सामण के माँ तीज रंगीली, झूले कोई झुलावे जी। सामण के माँ तीज रंगीली, झूले कोई झुलावे जी। नई भोड़िया झूलन चाली, नई भोड़िया झूलन चाली, झोटे देन बुलावे गावे, नई तरज का गाना रे इस भारत में हरियाणा रे, इस भारत में हरियाणा रे, इस भारत में हरियाणा रे, मेरा सुन ले ठोड़ ठिकाना रे, इस भारत में हरियाणा। वाह डॉक्टर साहब, इंस्टेंट है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप ट्रिब्यून के दफ्तर में पधारे। सबको नमस्कार, राम राम, थैंक यू वेरी मच। तो ये थे डॉक्टर अरविंद शर्मा, हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री। इनसे हमने इनके विभागों के बारे में भी समझने की कोशिश की, सहकारिता में क्या नया हो रहा है, जेल डिपार्टमेंट में बंदियों कैदियों के लिए क्या कुछ नया लेके आ रहे हैं, साथ में हरियाणा के टूरिज्म को लेकर इनका क्या विजन है। इसके साथ साथ राजनीतिक बातचीत भी हुई है, पारिवारिक बातचीत भी हुई है। मुख्यमंत्री ये भी बनना चाहते हैं, ब्राह्मण मुख्यमंत्री बने, ऐसा इन्होंने एक मुहिम भी छेड़ी थी। हाँ, ये बात अलग है कि अब ये खुल के कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। एक बार फिर मुलाकात होगी किसी नए चेहरे के साथ। धन्यवाद।